हेलो स्टूडेंट्स, हम लेने वाले हैं नेट CSIR के 2019 दिसंबर पेपर के कुछ न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्लियर वीडियो पार्ट ए में हम कुछ क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्क्वायर्स। तो ये एक डायग्रामेटिक लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को ढूंढना है। चलिए तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ किस तरह से हम इसको वर्कआउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में स्क्वायर्स दिए। देखिए एक ये स्क्वायर दिया है, दिस वन, ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इस तरह से अलग अलग स्क्वायर्स मुझे यहाँ पे दिए। तो मुझे स्क्वायर नहीं ढूंढना है, मुझे ढूंढना है कि मेरे पास टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे। ओके चलिए तो देखिए, अगर मैं दो दो स्क्वायर का ज्वाइन कर लेता हूं, मतलब ये दो स्क्वायर को मैंने ज्वाइन कर लिया, ओके, तो एक रेक्टेंगल बन गया। उसी तरह से और इन दो स्क्वायर्स को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, इन दो स्क्वायर्स को अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, ये दो, तो फिर से एक रेक्टेंगल बन गया। उसी तरह से अब इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा तो फिर से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब मैं दो दो को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो मेरे रेक्टेंगल बनते जा रहे हैं। तो दो स्क्वायर से कितने रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है, दो स्क्वायर से कितने रेक्टेंगल बनेंगे। चलिए तो मैं अब ये हर बार तो यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखेंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। चलिए तो दो स्क्वायर से कितने रेक्टेंगल बनेंगे। मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा पहले, फिर इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, फिर इन दोनों को ज्वाइन करूंगा। तो देखिए मेरे जितने डैश होंगे उतने रेक्टेंगल बनेंगे। फिर इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, और फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 डैश, मतलब मेरे 6 रेक्टेंगल्स बन गए। ओके, उसके बाद 3 स्क्वायर को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, चलिए 3 स्क्वायर के लिए, अब 3 स्क्वायर मतलब कैसे, तो जरा देखिए कुछ इस तरीके से, ये 3 स्क्वायर को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, तो अब 3 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर हो गए। उसके अलावा 3 स्क्वायर कहां पर है, ये 3 स्क्वायर है, ठीक है, उसके अलावा 3 स्क्वायर कहां पर है, तो ये 3 स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो देख लीजिए 3 स्क्वायर को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरे 3 ही रेक्टेंगल बने हैं, ठीक है, 3 स्क्वायर को ज्वाइन करने के बाद। अब इसके अलावा तो मैं इस डायग्राम को फिर से ले लेता हूं यहां। ये डायग्राम पे हमने काफी वर्क किया था। चलिए मैंने न्यू डायग्राम ले लिया है। अब देखिए तो यहाँ पे मेरे कितने स्क्वायर रेक्टेंगल बन चुके हैं, यहाँ पे मेरे 6, दो स्क्वायर से मेरे 6 रेक्टेंगल बन चुके हैं। ओके, और 3 स्क्वायर से मेरे 3 रेक्टेंगल बन चुके हैं। तो 4 स्क्वायर से कितने बनेंगे, तो देखिए 4 स्क्वायर तो मेरे पास एक ही जगह पे है, यहाँ पर। तो 4 स्क्वायर अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरे एक रेक्टेंगल बन गया है। ओके, सो 4 स्क्वायर से मेरा एक रेक्टेंगल बनने वाला है। तो ओवरऑल कितने हो गए, देखिए 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो 10 मेरा आंसर रहेगा। सो कहाँ पर 10 है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास में है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन कैलकुलेटिव बेस है। देखिए यहाँ पे मुझे बोला गया है कि ये ऑप्शन है मेरे पास। देखिए क्वेश्चन है, मीन ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर, कोई 10 नंबर है और उनका जब मैंने मीन निकाला तो वो मुझे m मिला है। सबसे पहले मीन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मेरे पास कोई 10 नंबर है, 1 2 3 4 5, चलिए 5 ही लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा।
तो 5 नंबर मेरे पास है, तो इनका मीन निकलना है, मतलब क्या करना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन नंबर का एडिशन डिवाइडेड बाय काउंटिंग ऑफ नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो नंबर भी मेरे पास 5 है, सो डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम बोलेंगे मीन। ठीक है, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, तो ये मीन हो गया। अब इनका सम जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 5 करने के बाद जो भी मिलेगा दैट इज द मीन वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे 1 + 2 ये हो जाता है 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 3, तो मेरा मीन का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, तो ये तो एक जनरल एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बताया है। चलिए अब यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन दिया है उसको हम यहाँ पर एक्चुअल में लेते हैं। तो अब हमको बोला गया है कि मीन ऑफ 10 नंबर, कौन से 10 नंबर, ये हमको प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन हमको सिर्फ इतना बताया है उसने कि हमारे पास 10 कोई नंबर है। चलिए तो अज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर्स होंगे A1 + A2 + A3 + A4, तो ऐसे 10 नंबर्स। ठीक है, तो अब 10 नंबर है तो ऑब्वियसली मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसका मीन मुझे मिल रहा है m। तो मैं अगर इसको कुछ इस तरह से लिख लूँ A1 + A2 + A3, तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाता है, ये 10 इधर डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10m। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद मुझे क्या बोला गया है, बाय कंबाइनिंग विथ इट सेकंड सेट ऑफ, तो इसी सेट को, ये जहां पर जो मुझे सेट दिया है, इसी सेट को अगर मैं कोई एक और सेट है जिसका नाम है m, तो m नंबर्स का एक सेट दिया है। ठीक है, तो अगर मैं m नंबर्स के सेट के साथ इस सेट को कंबाइन करता हूं तो उसका मीन हो जाएगा 10। चलिए तो अब जो मुझे कंडीशन दिया है, तो m नंबर्स कौन, तो देखिए सेट ऑफ m नंबर्स, तो सेट ऑफ m नंबर तो फिर से m1 + m2 + m3, तो ऐसा अगर मैं लूंगा तो अगर इस हिसाब से जाऊंगा तो m10 ऐसा होगा, अपर लॉजिक के हिसाब से जाता हूं, तो देखिए मुझे नंबर ऑफ नंबर्स 10 नहीं दिए, यहाँ पे मुझे m नंबर्स बोला गया है। ठीक है, तो मेरा फाइनल नंबर मेरे पास में 10 नहीं होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट ये लिखता हूं, सम ऑफ m नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ m नंबर्स डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो ये हो गया एक और मीन, लेकिन इसका वैल्यू मेरे पास नहीं दिया है, क्योंकि ये जो 10 यहां पर दिया है, देखिए हमको यहां जो 10 दिया है, यहां पे बोला है कि इसके साथ जब हम कंबाइन करेंगे ये पहले वाले के साथ, बाय कंबाइनिंग विथ इट सेकंड सेट, तब मीन हमको मिलेगा 10। तो इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या होगा, तो यहां पर मुझे क्या दिया गया है, पहले वाला सेट, तो पहले वाला सेट है मेरा A1 A2 A3 + A10, और दूसरा सेट कौन है, तो सम ऑफ m नंबर्स। इसका मीन, अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो ये है हमारे पास 10 नंबर और ये है हमारे पास m नंबर, और इसका मीन मुझे दिया गया है m। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। तो मेरे पास देखिए ये वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाला है, ये वाला वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है मेरे पास 10m। ओके, और सम ऑफ m नंबर्स। अब ये जो 10 + m यहां डिवाइड में है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी एक मिस्टेक, यहां पे मीन जो दिया है, मीन हमको 10 दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, मीन इज 10 नॉट m, तो यहां पे मीन मेरा 10 है, और हमको ढूंढना है व्हाट इज द सम ऑफ सेकेंड सेट ऑफ m नंबर्स। तो हमको ढूंढना क्या है, देखिए तो हमको ढूंढना है ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, और मीन हमको दिया है 10। चलिए, सो 10m प्लस सम ऑफ m नंबर, ये मैंने एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल्स टू 10, ये जो वैल्यू है इधर डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 10 + m, सो देन
therefore 100m plus sum of m numbers is equal to 10 into 10 100 प्लस 10 इंटू एम 10m। अब देखिए ये 10m यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब 10m गेट कैंसल, तो सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 100। तो मेरा आंसर आ गया 100। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में मेरे पास कौन सी वैल्यूज है। तो चलिए देखिए, ऑप्शन में मेरे पास 100 है। 100 कहाँ पर है, तो देखिए ये है मेरा 100। ओके, सो ऑप्शन 4 इज माय आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शंस है, सो ऑप्शंस आर, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेस 5 ड्राइवर्स वेयर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, एम वॉज फॉलोइंग वी, ठीक है। तो एम वी के पीछे है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा, एम वी के पीछे है, ठीक है, एम फॉलोइंग वी। उसके बाद आर जस्ट अहेड ऑफ टी, आर जस्ट अहेड ऑफ टी मतलब आर टी के आगे है। के वॉज द ओनली बिटवीन टी एंड वी, तो टी और वी, अब टी और वी के बीच में देखिए कौन है, टी और वी के बीच में के। अब टी और वी के बीच में के है, तो देखिए सीक्वेंस किस तरह से बनता है, फाइनल सीक्वेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, आर टी के आगे है, उसके बाद वी एम के आगे है, ओके। और इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में के है। अब हम क्वेश्चन देखिए, ये सीक्वेंस हमारा लग गया, ऑर्डर लग चुका है। अब हमारा क्वेश्चन, हु वॉज इन द सेकेंड प्लेस, तो सेकेंड प्लेस पे कौन है देख लीजिए, तो सेकेंड प्लेस पे मुझे दिख रहा है टी, ठीक है। सो मेरा आंसर हो जाएगा टी, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ओके, ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आपको ये क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट ने क्वेश्चन को स्किप किया है, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मे बी कॉन्सेप्चुअल जो होना चाहिए वो नहीं था। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर्स कैनॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखिए हमें यूनिट प्लेस चेक करना है। देखिए यहाँ पर मैं सी ऑप्शन में देख रहा हूँ, तो मेरा यूनिट प्लेस क्या दिख रहा है मुझे, 0, और इसके पहले है 1, मतलब मेरे लास्ट 2 डिजिट बन रहे हैं 10। किसी भी स्क्वायर के एंड में कौन आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज देखिए अगर मेरा 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है 100, अगर 20 का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर होता है 400। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, देखिए अगर यूनिट प्लेस पे 0 है और उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में कंफर्म हमको 2 0 मिलेंगे। देखिए 20 का स्क्वायर करना है तो 20 के स्क्वायर में हमको 2 0 मिलेंगे। अगर मुझे 110 का स्क्वायर करना है तो इसमें भी मुझे 2 0 मिलेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर किस तरह से होगा, लास्ट में 2 0 इसके लिए, और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो इस तरह से मुझे मिलेगा 12,100। मतलब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए जैसे 12,100 परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ 2 0 है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ 2 0 है, 400 परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ 2 0 है। इसका मतलब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 310 है तो यहाँ पर एक ही 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब सी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए क्या इतना ही है या कुछ और भी है। देखिए सी, अगर मैं सिर्फ सी ऑप्शन के लिए जाऊंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, ठीक है। लेकिन मुझे बाकी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। चलिए तो बाकी के लिए चेक करता हूं। तो दूसरा नंबर है मेरे पास 175। अब देखिए यूनिट प्लेस 5 कब होता है, तो यूनिट प्लेस 5 पे जाता है जब स्क्वायर 5 का हो, ठीक है। देखिए 25 का स्क्वायर
625, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225। मतलब देखिए जब भी किसी 5 वाले डिजिट का स्क्वायर है तो यहां पर हमको मिल रहा है 25। लास्ट दो नंबर हमारे 25 ही होंगे, ठीक है। कोई भी 5 यूनिट प्लेस वाला 5 डिजिट यूनिट प्लेस पे देखिए, अगर मैं नंबर ले रहा हूं 65, ठीक है, या फिर 115, तो यूनिट प्लेस 5 है। ओके, तो यूनिट प्लेस अगर 5 है तो इसका स्क्वायर जब मैं करूंगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर मुझे मिलता है कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से। मतलब मेरा ये जो नंबर है डिजिट, ये मेरा कंफर्म 25 आएगा। कैसे आएगा, चलिए ये स्क्वायर कैसे निकाले, इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि आप ये कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए मैंने नंबर लिया है, तो जो स्क्वायर आपको जनरली पता होता है मैं वो नंबर ले रहा हूं। 25 का स्क्वायर हम लोगों को पता होता है जनरली, तो 25 का स्क्वायर हमको पता है 625। चलिए ये स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे, यूनिट प्लेस को सेपरेट कर दीजिए, इसका स्क्वायर ले लीजिए 5 स्क्वायर, और यहां पे अब जितने भी नंबर बचते हैं 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, सिंगल डिजिट है, उसको अलग कर लीजिए। इसका ये नंबर एज इट इज, और इसका नेक्स्ट होल नंबर, तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन है 3, इनका मल्टीप्लीकेशन। चलिए 5 का स्क्वायर कितना है 25, और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 6। देखिए 625 हो गया आंसर। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए तो अब एक बड़ा नंबर मैं ले रहा हूं 115, फिर से वही 5 का स्क्वायर कर लीजिए 11, 11 का नेक्स्ट होल नंबर है 12, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 11 12 का कितना हो जाएगा, तो 11 11 जा हो जाता है 121, और उसमें अगर मैं और एक 11 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 132, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 132, तो मेरा स्क्वायर हो जाता है 13225, मतलब 13,225। तो देख लीजिए कोई भी 5 वाला नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे लास्ट 2 डिजिट 25 होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 75 है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और बस मुझे अब फर्स्ट वाले ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, चलिए मैं बताता हूं। इसको हम निकाल देते हैं पहले। अब मेरे पास देखिए क्या ऑप्शन बचा है। अब मेरे पास ऑप्शन कौन से है, ओनली ए तो नहीं, उसके तो मैंने देखा ही नहीं है। ओनली बी तो नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास बी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और सी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या मेरे पास ओनली बी एंड सी ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं, मेरे पास ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी ऑप्शन है। अगर मेरे पास ऑप्शन होता बी एंड सी या फिर ए एंड बी, तब मुझे ए के बारे में सोचना पड़ता, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑल 3। मेरे पास बी एंड सी वाला ऑप्शन नहीं है। अगर ये होता तो ये करेक्ट आंसर होता। तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ऑल 3, तो फिर मेरा आंसर रहेगा ऑल 3, क्योंकि ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी मेरे आंसर नहीं हो सकते। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन, मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपको इतना कुछ करके बताया है, लेकिन अगर बिना कैलकुलेशन मुझे करना है तो क्वेश्चन 2 मिनट में 2 सेकंड में कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे 2 0 नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ 25 नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस मेरे पास है, देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे, साइक्लिस्ट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ जॉगर कवर हाफ द डिस्टेंस इन अ डबल टाइम as the same as the cyclist, the ratio of the speed of joggers to that of cyclist। चलिए तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो डिस्टेंस है वो कुछ है x किलोमीटर। ओके, तो जो साइक्लिस्ट है अज्यूम कर लीजिए कि उसने ये डिस्टेंस कवर किया है a टाइम में, ठीक है। चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो अब यहां पे हमको रेशो किसका निकालना है, रेशो ऑफ स्पीड का ही। तो देखिए तो साइक्लिस्ट वाले के लिए, साइक्लिस्ट के लिए
साइक्लिस्ट के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है x और टाइम है a, तो मेरा स्पीड हो जाएगा x अपॉन a। अब दूसरा जो पर्सन है वो जॉगर है, अब उसने क्या किया है, उसने आधा ही डिस्टेंस कवर किया है, तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा x/2 और टाइम डबल दिया है, तो इसने a टाइम लिया है साइक्लिस्ट ने, तो इसने डबल टाइम मतलब 2a। तो अब भाई जॉगर का स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी जी जॉगर का स्पीड फॉर्मूला हो रहेगा डिस्टेंस कितना है x/2 और टाइम कितना है 2a। तो अगर इसमें कैलकुलेट करता हूं तो ये 2 डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब हो जाएगा x/4a। अब मुझे दोनों का स्पीड मिल गया है, रेशो किसका निकालना है, जॉगर टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट, मतलब रेशो उल्टा चाहिए। तो जॉगर का वैल्यू क्या है मेरे पास, रेशो, तो x/4a ये जॉगर का स्पीड है और साइक्लिस्ट का स्पीड कितना है x/a। चलिए अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगा, देखिए x/4a, ये जो डिनोमिनेटर है ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए a/x, a कैंसल, x कैंसल, मेरा वैल्यू हो जाएगा 1/4, मतलब मेरा रेशो हो जाएगा 1:4। ओके, सो मेरा जो रेशो है वो हो जाएगा 1:4, 1/4 मतलब 1:4, ठीक है। तो देखिए मेरा आंसर क्या हो गया, 1:4 कहां पे है, ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट, दिस इज माई आंसर। अब कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट आपको एक कॉन्सेप्ट वहां बताता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर मेरे पास a/b डिवाइडेड बाय c/d है, मतलब ये दोनों डिवीजन में है, तो मेरा पहला फ्रैक्शन कौन है, a/b, ये एज इट इज रहेगा। अब मैं डिवाइड को कन्वर्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, और ये जो मेरा सेकंड फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब d हो जाएगा ऊपर और c हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है, तो ये रूल आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1:4। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन कवर किए इस पार्ट में। अगर आपको और भी ये पार्ट पसंद आया है और आपको और भी पार्ट चाहिए तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।